हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ विद्यम एकेडमी। आई एम मंगेश सर और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने वेव ऑप्टिक्स टॉपिक स्टार्ट किया है और इसमें ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें हमने ह्यूगेन की वेव थ्योरी को न्यूटन के कार्पुस्कुलर थ्योरी के साथ कंपेयर किया है, एज वेल एज हमने कुछ लॉज भी प्रूव किए हैं जिसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन था। और लास्ट वीडियो में हमने पोलराइजेशन का कंसेप्ट देख लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज नथिंग बट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डेरिवेशंस में या फिर पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट, मगर हम फिजिक्स का कोई कंसेप्ट सुनने जाए तो अच्छा लगता है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि टाइम ट्रेवल वाला हो। सिमिलर वे हम एक आज कंसेप्ट देखने वाले हैं या फिर एक स्टोरी देखने वाली है जो हमें वेव या पार्टिकल नेचर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटरफेरेंस। सो वी विल स्टार्ट विथ वन काइंड ऑफ अ थॉट एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट सिर्फ सोचना है क्या होता है, बहुत ही ईजी है। चलो देख लेते हैं हम क्या करते हैं। मान लो आपके पास एक वॉल है और उस वॉल में 2 ही ओपनिंग है, बाकी का पूरा वॉल कंप्लीट यूनिफॉर्मली फिक्स्ड है और कोई भी ओपनिंग नहीं है, सिर्फ 2 जगह ओपनिंग है। और ओपनिंग कितना है? ओपनिंग बहुत छोटा है। और उस ओपनिंग में हमने 2 रिवॉल्वर रख दिए, मतलब 2 गन रख दिए। ये है पहले वाला गन G1 और ये वाला है G2। ऐसे छोटे 2 गन सिर्फ रखे हैं। और जैसे मैंने बताया ये ओपनिंग इतने छोटे हैं तो गन उसकी जगह पे फिक्स है, उसको मोशन के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। तो जब बुलेट फायर होगा तो उसी जगह से होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा। ओके, ये कंडीशन हमने ले लिया। तो अब जहां से बुलेट निकलेगी और ये जाके हिट होगी दूसरी वॉल के ऊपर, ये है वॉल 2। तो कैसे होगा एक्सपेरिमेंट? हाँ, ये तो बिल्कुल ईजी है। जब यहां से बुलेट फायर होगा तो बुलेट स्ट्रेट लाइन जाएगा और इस जगह को हिट करेगा। सेम थिंग विल हैपन विद द अनदर रिवॉल्वर। तो मान लो पहले गन से मैंने 100 बुलेट फायर कर दी, दूसरे गन से मैंने 100 बुलेट फायर कर दी, तो दोनों जगह मुझे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे 100। हाँ, मगर एक ही चीज होगी कि वो बुलेट जाके एक ही जगह हिट हो रही है ना। तो यहाँ पे बीच में या फिर नीचे ऐसा कहीं भी बुलेट नहीं जाएगी, है ना। इतना एक्सपेरिमेंट था, इजी था, इसको हमने थॉट एक्सपेरिमेंट बोला था। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स विथ वेव। मान लो वही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करने वाले हैं और यहाँ पे मैंने लाइट के 2 सोर्सेस रख दिए। यहाँ पे पहले वाला सोर्स है और यहाँ पे दूसरा वाला सोर्स है। और इस बॉल में सिर्फ 2 छोटे छोटे पॉइंट्स कर दिए हमने, S1 या S2, जहां से आपका लाइट पास होने वाला है। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया ये ओपनिंग बहुत छोटा है, सो एक छोटी सी बीम ही यहां से बाहर निकलने वाली है और ये बीम जाके हिट होगी दूसरे वॉल पे। अब इसको हम थोड़ा नया नाम देते हैं क्योंकि ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। इसको वॉल के अलावा मैं बोलता हूं ये स्क्रीन है। ठीक है, तो यहां से लाइट जाएगी और स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होने वाली है। तो क्या होगा रिजल्ट? ऐसा होगा या कुछ अलग होगा? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या फिर लोग यही आंसर देंगे, यहां पे जैसे हो रहा है वही वैसे ही यहां पे होगा। क्या होगा? यहां से लाइट जाएगी और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन हिट करेगी और यहां से लाइट जाएगी और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन हिट करेगी। ऐसा ही लोगों का कंसेप्ट होगा। बट फ्रेंड्स, यही तो कुछ इंटरेस्टिंग बात है वेव थ्योरी के बारे में या फिर लाइट के वेव नेचर के बारे में। यहां हमने कंपेयर किया था बुलेट को एज अ पार्टिकल। तो पार्टिकल जो होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में जाता है, मगर जब हम वेव के बारे में बात करते हैं दिस थिंग विल नेवर एवर हैपन। अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा? देखो, as you can see in the diagram, when you use 2 different sources, जिसको हमने नाम दिया है S1 and S2, और वहां से लाइट इमिट होगा और इसमें कंडीशन हमने रखी है इफ दैट लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट अगर पास हो रही है
देन आपको स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न मिलेगा। वो किस तरह का पैटर्न होगा आप देख सकते हो, जिसमें आपको बैंड्स दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के बैंड्स। मतलब क्या, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे आपको बैंड दिख रहे हैं। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मान लो आपके पास एक वेव है, तो वेव जनरली आपको पता है ना आप कैसे ड्रॉ करते हो, इस टाइप का नोटेशन यूज करते हो, है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे वेवलेंथ कितना है, तो आप इजीली कह सकते हो ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज नथिंग बट अ वेवलेंथ, करेक्ट ना। तो ये हो गया वेवलेंथ। तो इस वेव को हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर ले तो हमें वेव के पाथ के बारे में या फिर फेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मान लो अभी ये वेव मूव हो रहा है और यहां से वेव निकल गया, इसका ये ओरिजिन है, तो वहां पे उसने जीरो पाथ ट्रैवल किया है और उसका एंगल भी जीरो है। मैं दो चीज के बारे में बात कर रहा हूं, पाथ और फेज, ये भूलना नहीं है हमें, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देन एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। सो ये जो वेव निकल रहा है यहां से, तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ वेव, जिसमें उसने पाथ ट्रैवल कर लिया लैम्डा, ये लैम्डा डिस्टेंस है ना, तो लैम्डा डिस्टेंस में फेज कितना ट्रैवल किया, यहां से वेव स्टार्ट हो गया, ये देखो यहां पे उसने पाई कंप्लीट कर दिया और ये नेगेटिव रीजन में और एक पाई कंप्लीट कर दिया। तो ड्यूरिंग ट्रैवल ऑफ लैम्डा पाथ वेव्स कंप्लीट ऑफ फेज बाय 2 पाई। समझ में आया? तो यहां पे अगर वेव 2 पाई कंप्लीट करता है तो यहां पे उसने कितना किया, पाई कंप्लीट किया ना। सेम वे यहां पे भी मैं लिख सकता हूं, तो ये कितना लैम्डा हुआ, हाफ लैम्डा हुआ ना। सो लैम्डा बाई 2 में उतना कितना फेज ट्रैवल करता है, पाई। सिंपल है ना रिलेशन। तो सेम वे यही एनालॉजी हम यूज करते हैं वेव्स के लिए। मान लो मेरे पास एक ऐसा वेव है और एक टाइप का वेव है, एक ऐसा है, ठीक है। तो ये दो वेव में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या है? यहां पे वेव स्टार्ट होके ऊपर जाता है, यहां पे वेव नीचे आ रहा है, हाँ ना। तो इस टाइप से यही हम लॉजिक लगाए तो आपको समझ में आएगा वेव का जो इतना ये पोर्शन हमें दिख रहा है, जो निगेटिव रीजन में हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये दो वेव्स में कुछ पाथ डिफरेंस है या फिर फेज डिफरेंस है, हाँ ना। तो कितना है आपको समझ में आएगा ये देखते हुए। क्या डिफरेंस है? ये दोनों वेव में पाई का फेज डिफरेंस है या फिर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है, हाँ ना। समझ में आ रही है बात? ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यही स्ट्रैटेजी यूज करके हमें और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है इंटरफेरेंस का, जिसमें हमें देखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट वेव एंड अगेन आई एम गोइंग टू कंसीडर सेकेंड वेव। ये दो अलग अलग वेव है और इसकी एम्पलीट्यूड ऐसे दिखाई देते हैं, उसको मैंने ए नाम दिया। ये दूसरा वेव है, इसकी भी एम्पलीट्यूड ए ही है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे दो अलग अलग वेव है और दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है। इसको मान लो मैंने -a नाम दिया, तो ये भी -a हो गया। ये दोनों वेव जो है उनकी वेवलेंथ सेम है, उनका फेज सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। इस वजह से हम बात कर रहे हैं ये दोनों वेव्स कह सकते हैं कि हम कोहेरेंट है, हाँ ना। देखो फेज तो सेम समझ में आ रहा होगा आपको। अगर उसको हम कंपेयर करें तो वेव एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है ना और एक ही जगह पे खत्म हो रहा है, मतलब दोनों वेव का फेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ईच एंड एवरीथिंग सेम है। तो मान लो ये दोनों वेव्स एक सर्टेन पॉइंट P पे आ गई, तो क्या होगा? जब ये वेव्स P पॉइंट पे आ जाएगी तब ये दोनों वेव की एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, तो पहले से वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। कितना हो गया? a प्लस ए, तो यहां पे हो गया 2a, माइनस ए, यहां पे हो गया -2a। सो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा?
दो वेव में हमें चाहिए कुछ फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस। सो इसका एग्जैक्ट अपोजिट वेव हमें लेना है। एग्जैक्ट अपोजिट मतलब क्या, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल दिख रहा है आपको ना, तो यहाँ पे मैं निगेटिव कंसिडर कर रहा हूं, है ना। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था, इसकी एम्पलीट्यूड होगी -a और इसकी होगी +a। तो जब ये दोनों वेव्स कोहेरेंट सोर्स से निकली है तब उसका वही पिछले वाला एक्सप्लेनेशन में दूंगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, फेज में डिफरेंस है, तो इस जगह पे वेव आएगी, एक ही पॉइंट पे आएगी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें एक्चुअली कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ डार्क पॉइंट मिलेगा, अंधेरा मिलेगा। व्हाई, बिकॉज a minus a will cancel out, minus a plus a will cancel out, so you will get only dark region, and this is known as destructive interference. In short, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड या फिर एनर्जी ऐड होके आपको जो पॉइंट मिलेगा होगा ब्राइट, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों वेव कैंसिल होगी ईच अदर के साथ और आपको मिलेगा डार्क रीजन। ठीक है, यही बेसिक आइडिया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस? इट इज प्रोसेस ऑफ एडिशन और कैंसलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वेव्स। अब हम यही कंसेप्ट लेके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यंग्स एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स सी। So what do you mean by YDSE? It is Young's double slit experiment. So as you can see in the diagram, आपको डायग्राम में एक सोर्स दिखाई दे रहा है जहां से लाइट पास हो रहा है, उसके साथ एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। कॉन्वेक्स लेंस क्यों? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस से कभी भी लाइट पास होता है तो जो पास होने वाला लाइट है उसके रेज पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे और आपको एक प्लेन वेवफ्रंट मिलेगा। सेम जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वहां से जब लाइट पास हो रहा है तो जो रेज है वो पैरेलल है और हमें जो वेवफ्रंट मिल रहा है वो प्लेन वेवफ्रंट है और वो जाके हिट हो रहा है हमारे स्लिट्स के ऊपर। तो स्लिट्स है क्या? स्लिट्स मतलब एक हमारे पास पोर्शन है जहाँ पे बहुत छोटे ओपनिंग्स है, फिर उसको नाम दिया जाता है स्लिट विड्थ। वो जनरली रहता है 2 to 4 मिलीमीटर में और वो डिनोट होता है स्मॉल d से। समझ में आई? तो जो डिस्टेंस है स्लिट के बीच में वो बहुत छोटा रखा जाता है और स्लिट के ओपनिंग बहुत छोटे छोटे रहते हैं। सो एक छोटा सा बीम ही उससे पास हो जाए। दूसरी बात, जो हमारा स्लिट है और उस साइड का जो स्क्रीन है उसके बीच वाला डिस्टेंस हम दिखाते हैं कैपिटल D से। D क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, जो जनरली 1 मीटर के अराउंड रहता है। तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? डायग्राम में आपको दिख रहा है जो स्लिट से लाइट पास हो रहा है, जो हमें फाइंड बीम मिल रहा है लाइट का, उसका इंटरफेरेंस हो रहा है बीच में। कहां पे? स्लिट और स्क्रीन के बीच में उसका इंटरफेरेंस हो रहा है और उसका हमें पैटर्न स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पैटर्न हमें बैंड के फॉर्म में दिख रहा है। देखो, ये पैटर्न हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते क्योंकि जो वेव की वेवलेंथ रहती है वो बहुत छोटी रहती है, वो हम नेकेड आई से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरा, इफ यू वांट टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, डार्क रूम आपको चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे हमने जो लाइट यूज की वो कोहेरेंट है या फिर उसको हम कह सकते हैं उसको वो मोनोक्रोमेटिक भी है ना। तो यही आपको यही एक फिनोमेना कहीं और देखने की इच्छा हो या फिर आपको महसूस करना है, ऐसा कभी हम आंख से भी देख सकते हैं क्या? तो आंसर है। जबकि हमने एक इनिशियल वीडियो में देखा था अगर हमें वेवफ्रंट देखनी है तो हम वाटर के सरफेस का यूज कर सकते हैं। सो सिमिलर वे, लेट अस कंसीडर यू हैव वाटर सरफेस और जहां पे हमने 2 ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर दे तो वाटर में भी रिपल्स फॉर्म होगी और वो रिपल्स ऐड होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगी। मतलब क्या? there will be either constructive interference or destructive interference as you can see in the image. So same thing is happening in this Young's double slit experiment. जब भी वेव पास होगी स्लिट के थ्रू
तो बीच में इन वेव का आपको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव पैटर्न देखना मिलेगा, और उस वजह से जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है वहां पे हमें सिर्फ डार्क बैंड मिलेंगे, और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है वहां पे हमें ब्राइट पॉइंट मिलेंगे। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें कुछ ज्योमेट्री भी बनाना पड़ेगा। तो मान लो S1 के जो डायरेक्टली फ्रंट पे आता है उस पॉइंट को मैंने नाम दिया S1 डैश, जो पॉइंट S2 के सामने आता है जिसको मैंने नाम दिया ऑब्वियसली S2 डैश। तो हमें क्या करना है, वी वांट टू एस्टैब्लिश फॉर्मूला वेयर वी कैन राइट समथिंग अबाउट वेवलेंथ और इंटरफेरेंस बैंड। तो इंटरफेरेंस बैंड या फिर कोई भी डार्क और ब्राइट पॉइंट इस स्क्रीन पे कहीं पे भी हो सकता है। सो इस वजह से मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, मान लो P, एनी आर्बिट्री पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज हैपनिंग, वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। P ये पॉइंट डार्क है या ब्राइट है वो हमें निकालना है। तो क्या होगा, यहां से जो लाइट जाएगी S1 से वो P तक जाएगी, S2 से जाएगी वो भी P तक जाएगी, है ना। और हम क्या करेंगे, अभी इसके बीच वाला जो पॉइंट है वो समझने के लिए यहां से एक डॉटेड लाइन सिर्फ लगा दिए मैंने S1 तक, S2 से लेके S2 डैश तक। तो अब क्या है, अब टोटल सिनारियो ऐसा है कि जो वेव जा रही है S1 से लेके P तक और दूसरी वेव जा रही है S2 से लेके P तक, ये दोनों वेव जो है यहां से स्लिट से निकलने वाली, इनमें कुछ पाथ डिफरेंस होगा ना। सो S2 थोड़ा लंबा जाएगा, S1 थोड़ा नजदीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय द S2, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम S2 से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस विल बी द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड वेव, जिसको हमने नाम दिया डेल्टा एक्स। बुक में डेल्टा एक्स नहीं लिखा, मगर बुक वालों ने डेल्टा लैम्डा ऐसा एक नोटेशन यूज किया है बाद में, मगर सिंप्लिसिटी के लिए मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूं, क्योंकि बाद में भी जो आगे वाला टॉपिक है उसमें बुक में डेल्टा एक्स ही लिखा है। ओके, सो आपको मिनिमम कंफ्यूजन हो इसके लिए मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स नाम लिख दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं, S1 डैश और P, पहला राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा S2 डैश और P राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके बारे में हम पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है, अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल जिनके नाम में लिख देता हूं S1 डैश P एंड S2 डैश एंड P। तो पाइथागोरस का यूज करके हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो फॉर्मूला किसके बारे में है, वहां पे हम लिखेंगे जो ये जो हमें डिस्टेंस दिख रहा है S1P और S2P, उसके बारे में हम यूज करेंगे एक नया इक्वेशन। तो मान लो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पाथ्स, मगर डिफरेंस में भी मैं उनका स्क्वायर यूज कर रहा हूं, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। चीज को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं जो S1 और S2 के एग्जैक्टली बीच में है, जिसको मैंने नाम दिया O, ठीक है। और O से लेके इस पॉइंट P तक मैंने डिस्टेंस बता दिया, मान लो ये डिस्टेंस है Y। तो अब आप निकाल सकते हो O से लेके S1 डैश तक का डिस्टेंस, वो कितना है, वो होगा D/2। क्यों, ये डिस्टेंस D है ना, और एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट ये डिस्टेंस मिल रहा है। तो इस D के हमने यहाँ पे दो छोटे छोटे हाफ पार्ट कर दिए, तो ये हो गया D/2 और ऊपर वाला हो गया D/2। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इस ट्रायंगल में S1 डैश P में ये डिस्टेंस निकालना है आपको, यहां से S2 डैश से लेके P तक, Y प्लस इतना ना D/2। तो क्या होगा फॉर्मूला, यहां पे होगा D स्क्वायर प्लस क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा Y प्लस D/2 स्क्वायर, है ना। अब दूसरा जो ट्रायंगल है उसका हम यूज करेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, S1 डैश और P।
यहाँ पे ये भी डिस्टेंस d ही मिलेगा आपको, है ना, मगर इतना डिस्टेंस निकालना है आपको, कौन सा, P से लेके S1 डैश तक। वो कैसे मिलेगा, देखो y में से इतना चला गया, y में से इतना डिस्टेंस चला गया, मतलब y में से d/2 चला गया, तो ये मिल जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है ना। तो ये क्या है, y माइनस d/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया d² प्लस y माइनस d/2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स लिख सकते हैं, जैसे कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे स्क्वायर करना है आपको, है ना, तो क्या मिलेगा, d², और इस टर्म का मैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की तरह एक्सपांशन लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, y² प्लस 2 इंटू वाई डी डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया d²/4, है ना। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो मैं माइनस साइन के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें आने वाली हैं उनका मैं साइन चेंज करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या होता है, या फिर एक स्टेप बढ़ा देते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये d² प्लस यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, y² माइनस वाई डी डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया, प्लस d²/4। सो एक्सपांशन जो ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस साइन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, d² प्लस y² प्लस यहाँ पे हो गया वाई डी प्लस d²/4। तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो सारे के सारे चेंज होने वाले हैं, वो हो गया माइनस d² माइनस y² प्लस वाई डी और माइनस d²/4। तो अब क्या मिल रहा है आपको, d² कैंसिल हो गया, y² कैंसिल हो गया, d²/4 d²/4 कैंसिल हो गया। सो यू विल रिमेन विथ ओनली 2y d। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको मूव करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो ये वैल्यू इसको इस साइड में मूव करने वाले, तो s2p माइनस s1p ये इधर मूव हो गया, है ना, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या मिल गया वैल्यू हमें, s2p प्लस s1p। हाँ, समझ में आ रही है बात, ओके। तो हमें अभी ये इसके बारे में कुछ लिखना है, तो देख लीजिए, देखो ये जो डिस्टेंस है ये इन टर्म्स ऑफ मीटर है, और ये कितना है, ये मिलीमीटर में है। तो मतलब क्या, जो हमारा d है उतना ही s1p है या फिर s2p है, वो टेंटेटिव है, मीटर में कुछ मिलीमीटर ऐड होंगे, इतनी ही बात है। मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ s2p एंड s1p आई कैन डायरेक्टली राइट d प्लस d। मतलब क्या होगा, ये 2y d डिवाइडेड बाय 2d। सो फाइनली 2 कट हो जाएगा, सो यू विल गेट अनदर फॉर्मूला दैट इज s2p minus s1p which is equals to yd divided by d. What is the last equation? That is s2p minus s1p which is equals to lambda d by d। ये हमें मिला था ना लास्ट इक्वेशन, हमने रीराइट कर लिया। तो s2p माइनस s1p है क्या, ये दोनों जो वेव है, तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा x, दैट इज द सबट्रैक्शन। ओके, तो डेल्टा x इक्वल्स टू वाई डी डिवाइडेड बाई डी, ये इक्वेशन हमें मिल गया। तो ये इसका यूज करके हमें कंडीशन लिखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। याद रखना फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे। सो क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न का कंडीशन, जब भी पाथ डिफरेंस जो रहेगा वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा रहेगा, मतलब n की वैल्यू हो सकती है 0 या फिर +-1 एंड सो ऑन, इंटीग्रल्स हो गए सारे, तब आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये दोनों फॉर्मूले को मैं कंपेयर करके और एक नया फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज y इक्वल्स टू, ये होगा n लैम्डा d बाय
टी, ये दोनों के ऊपर हमने कंपेयर करके ये फॉर्मूला लिख दिया। सो दिस इज न्यू इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो जब भी कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाए तब आपको कोई ना कोई ट्रिक या फिर उसके लिए कोई पॉइंटर ढूंढना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट फॉर्मूला फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने कैसे याद रखा था, जैसे मेरा नाम मंगेश देसाई है, सो मैंने याद रखा जो डी आ रहा है ना देसाई से, मान लो कि न्यूमरेटर में आएगा वो डी मेरे लिए आएगा, इस वजह से मैंने कैपिटल डी वहां पे लिख दिया। मेरे भाई का नाम ललित था तो ललित के वजह से मैंने यहाँ पे एल को मैंने कंसिडर कर लिया लैम्डा, जैसे कि लैम्डा का स्पेलिंग एल से होता है, सो एल को कंसिडर कर लिया लैम्डा। तो जब भी कभी फॉर्मूला मुझे कोई पूछता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए तो मैं याद रखता हूँ ललित देसाई। बाकी का डी बाई डी तो आपको समझ में आएगा और वाई इक्वल्स टू लैम्डा, इतना ही याद रखना है, ठीक है। सो सेम वे वी विल ट्राई टू राइट इक्वेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब बनेगा तब यहाँ पे कंडीशन होगा, जो पाथ डिफरेंस रहेगा वाई डी डिवाइडेड बाई डी वो रहेगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यहाँ पे इंटीग्रल था और यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो क्या बनेगा नया फॉर्मूला, y इक्वल्स टू n माइनस 1 लैम्डा डी बाय डी। तो ये हो गया फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। समझ में ये बात। अब थोड़ा सा हम बारीकी से देख लें ये y क्या है। y जो है ना, यहाँ पे हमने जो y देखा था, y डिस्टेंस है दो बैंड के बीच वाला डिस्टेंस। तो मान लो मेरे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है तो ब्राइट पॉइंट आएगा ना, और डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो मेरे पास डार्क पॉइंट आएगा। तो मान लो कि अभी मुझे दो ब्राइट या फिर दो डार्क कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क पॉइंट्स, तो उसके लिए मैं कंडीशन लिख देता हूं डेल्टा वाई निकालना है मुझे। सो डिस्टेंस निकालना है बैंड के हिसाब से, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंड कैसे बने हैं। तो अब इसके लिए मैं लिख रहा हूं एक कंडीशन yn+1 माइनस yn, जहां पे मैं कंसिडर करूंगा दोनों के दोनों पॉइंट ब्राइट है। तो yn+ के लिए ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या बनेगा, ये फॉर्मूला n+1 लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। सो इसका अगर हम एक्सपांशन करें तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके n लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू हमें मिलेगी लैम्डा डी बाई डी। मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क पॉइंट के बीच में। और एक चीज आपको पूछी जा सकती है, ये तो हो गया सारा पाथ के बारे में या फिर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव पैटर्न के कंडीशन के बारे में, मगर मुझे एक ही जगह पाथ और फेज को कंपेयर करना है, तो क्या करें। तो उसके लिए मैंने एक आइडिया शुरुआत में भी दिया था। तो वो आइडिया ऐसा था कि मेरा कोई भी वेव हो तो उसमें अगर लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल होता है मतलब 2 पाई फेज ट्रैवल होता है, ऐसे मैंने बताया था, हाँ ना। तो एक सर्टन पॉइंट लिया मैंने, कोई भी एक सर्टन पॉइंट लिया, मान लो जिसका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है डेल्टा एक्स, उसके लिए कितना फेज ट्रैवल हो गया। तो जैसे लैम्डा के लिए 2 पाई, डेल्टा एक्स के लिए मान लेते हैं हमने 5 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ओके। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो डेल्टा एक्स है इस वजह से मैं डेल्टा 5 भी लिखता हूं तो और आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अगर मेरे लैम्डा के लिए है 2 पाई तो मेरे डेल्टा एक्स डिस्टेंस के लिए मुझे मिल रहा है डेल्टा 5। तो इस वजह से मुझे डेल्टा 5 के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिख सकता हूं 2 पाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये मेरा नया फॉर्मूला हो जाएगा। और इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने फेज और पाई को कंपेयर किया है। और एक चीज,
2 पाई बाय लैम्डा इस चीज को कहते हैं वेव वेक्टर, और वेव वेक्टर k से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यही वाला फॉर्मूला मैं बाद में भी यूटिलाइज करूंगा, जहां पे डेल्टा x की ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कोई भी जनरल फॉर्म के लिए। तो मुझे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, डेल्टा फाई विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, y d बाय डी। तो ये और एक नया फॉर्मूला मुझे मिल गया। देखो फॉर्मूले बहुत अलग अलग टाइप के हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट जो इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको सारे एग्जाम में मिलेंगे, और मेजरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जैसे कि ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया अभी, अब मुझे लिखनी है कंडीशन कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, जहां पे फेज को कंपेयर करना है। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में लिखनी है कंडीशन, तो मैंने यहां पे बताया था ना, मेरा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न होगा तब जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा चाहिए ना, n इंटू लैम्डा। मगर लैम्डा को यहां पे मैंने क्या बताया, 2 पाई ना, तो इंस्टेड ऑफ पाथ आई एम राइटिंग फेज। देखो यहाँ पे x पाथ था तो डेल्टा फाई फेज था, तो इंस्टेड ऑफ पाथ आई एम राइटिंग फेज, तो फेज क्या हो गया, डेल्टा फाई हो गया, हाँ ना। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या लिखी थी, n लैम्डा, तो यहां पे मैं लिख दिया है मैंने n, ओके। और लैम्डा के अलावा क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा कितना है, 2 पाई। तो वही फॉर्मूला मैंने एक टाइप से यहां पे रीराइट कर लिया है। यह हो गई कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी लिख सकते हैं क्या हम कुछ। सो डिस्ट्रक्टिव के लिए इसी टाइप का फॉर्मूला बनेगा, जहां पे मैं लिख सकता हूं डेल्टा फाई विच इज इक्वल्स टू n माइनस हाफ इंटू 2 पाई। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। और n की जो वैल्यूज रहेंगी, यहां पे n की वैल्यूज रहेगी इंटीग्रल 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस या माइनस 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। यही कंडीशन इधर भी आने वाली है। वो जो फॉर्मूला है जो हमने फेज या फिर एंगल के लिखा है, इसका ही एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। सो याद रखना फ्रेंड्स, इस चीज में बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं और आपको ये 2 या 3 बार लिख के उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न बनने की कंडीशंस क्या होती है। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।